हाय एवरीवन, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह की पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, झरने, ये सब क्या है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप हैं। इनके अलावा हम मैदानों, पठारों और अन्य कई तरह के पर्वतों के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। तो शुरुआत करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर और पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप किसे कहते हैं। मतलब जो चैप्टर का नाम है, पहले में उसका मतलब पता होना चाहिए कि स्थल रूप आखिरकार होता क्या है। तो इसको हम पहले चित्र से समझ लेते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये सब हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब ये क्या क्या होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये पठार है, थोड़ा उबड़ खाबड़ क्षेत्र, ये पर्वत है, ये झील है, ये नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये नदी से अलग हुई शाखा वितरिका है, ये इनके बीच वाला क्षेत्र डेल्टा है, यहाँ जहाँ नदी खत्म होती है ये नदी मुहाना है, ये पानी से बीच में घिरा हुआ हिस्सा प्रायद्वीप है, और ये स्थल संधि है जो दो ज़मीनी क्षेत्रों को जोड़ती है, ये समुद्र तट है। इसी तरह ये जल संधि है जो जल द्वारा दो स्थलीय भागों को जोड़ती है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ों के बीच में जो ज़मीनी क्षेत्र होता है घाटी है, और बहुत सारे पहाड़ मिल जाएं तो यह है पर्वत श्रृंखला। तो ये पृथ्वी के स्थल के ऊपर कई तरह के रूप हैं, इन्हीं को पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आंसर। आंसर में पहला पॉइंट है, पृथ्वी के स्थल के ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न रूपों की आकृतियों को पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, इसके उदाहरण है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब व समुद्र आदि। इस तरह की सारी चीज़ें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट है, ये स्थल रूप पृथ्वी की दो प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं, आंतरिक प्रक्रिया व बाहरी प्रक्रिया। मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी चित्र में, इनके बनने के दो कारण हैं, एक पृथ्वी के आंतरिक और एक पृथ्वी के बाहरी। इन्हीं को आंतरिक प्रक्रिया और बाहरी प्रक्रिया कहते हैं। अब जानते हैं ये दोनों क्या है। पहला है आंतरिक प्रक्रिया। पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों जैसे भूकंप व ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है, जिससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पर्वत व गर्तें। पर्वत माने पहाड़, गर्तें माने गहरी खाइयाँ। तो यहाँ ये बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको आंतरिक गतिविधि में रखा गया है। और जब भूकंप और ज्वालामुखी निरंतर आते रहते हैं तो कहीं कहीं पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है और कहीं नीचे धंस जाती है। ऊपर उठे तो पर्वत बन जाते हैं, नीचे धंसे तो गर्तें बन जाती है। तो कहने का मतलब है, ये जो आंतरिक गतिविधियां हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, यही आंतरिक प्रक्रिया या आंतरिक कारण है। इनसे पृथ्वी के ऊपर कभी पर्वत, कभी गर्तें जैसी स्थलाकृतियाँ बनती रहती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कारण की तरफ। बाहरी प्रक्रिया यानी पृथ्वी के बाहरी कारण जो ये विभिन्न तरह के स्थल रूप बनाते हैं। पृथ्वी की बाहरी गतिविधियों जैसे अपरदन व निक्षेपण आदि के कारण पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ नष्ट होती व बनती रहती है। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए अपरदन का मतलब क्या होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी मृदा की ऊपरी परत के टूटने फूटने को अपरदन कहते हैं, और मृदा के ये जो टूटे फूटे कण जब बिछने लग जाते हैं तो इसको निक्षेपण कहते हैं। तो ये अपरदन क्या करता है, पृथ्वी की ऊपरी आकृतियों को तोड़ने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है, और निक्षेपण क्या करता है, उसको बिछा के दोबारा वो आकृतियाँ बनाने का काम करता है। मतलब इससे अपरदन से नष्ट होती रहती है आकृतियाँ, इससे दोबारा बनती रहती है। तो ये बैलेंस बना के रखते हैं, दोनों विभिन्न आकृतियों को तोड़ते रहते हैं और बनाते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अपरदन किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के टूटने फूटने को अपरदन कहते हैं। इससे विभिन्न स्थलाकृतियाँ टूटकर नष्ट हो जाती है, ये अभी हम समझ चुके हैं। अपरदन तोड़ फोड़ के आकृतियों को नष्ट कर देता है, निक्षेपण बनाएगा। अगला क्वेश्चन निक्षेपण का ही है। निक्षेपण किसे कहते हैं। हवा जल द्वारा मृदा के कणों के बिछने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। मतलब इन कणों को तोड़ा था अपरदन ने और बिछा करके फिर से मैदानों के ऊपर मैदान, मैदानों के ऊपर मैदान बनाने का काम करता है निक्षेपण। दूसरा पॉइंट है, इससे विभिन्न आकृतियों का फिर से निर्माण होता रहता है। मतलब अपरदन तोड़ता रहता है, निक्षेपण फिर से बनाता रहता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पर्वत किसे कहते हैं। तो इस चित्र में जो चीज़ें दे रखी हैं पहले आप वो समझ लो। यहाँ आपको एक पहाड़ दिख रहा है, इसे कहते हैं पर्वत।
यहाँ पर्वतों की आपको लाइन दिख रही है, इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर्वतों की अलग अलग 2-3 लाइनें दिख रही हैं। तो इस तरह से जब ये श्रेणियाँ मिल जाए तो इसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। यही चीज़ें हमें आंसर में भी मिलेगी। आंसर में पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पहाड़ियाँ या पर्वत कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, 600 मीटर तक की ऊंचाई वाली प्राकृतिक ऊंचाई को पहाड़ी और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी पर्वत हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं हर पहाड़ को देख के, लेकिन यहाँ आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगी कि 600 मीटर से ऊंचाई कम है तो उसे आपको पहाड़ी कहना है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है तो उसे आप पर्वत कहोगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतों के सामूहिक क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं, जैसे धौलाधर व पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। जैसा कि ऊपर अभी हमने चित्र में देखा कि पर्वतों का अगर सामूहिक क्रम हो, बहुत सारे पर्वत आपस में मिलकर एक क्रम बनाएं तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण है धौलाधर व पीर पंजाल। फोर्थ है, पर्वत श्रेणियों के सामूहिक क्रम को पर्वत श्रृंखला कहते हैं, जैसे हिमालय एशिया में, आल्प्स यूरोप में, एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। मतलब जब पर्वत श्रेणियाँ आपस में ग्रुप बना लें तो उसको फिर श्रृंखला या पर्वत तंत्र कहते हैं। ये भी हम चित्र में देख चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है, कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। मतलब पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु जो है वो पूरी तरह से रहने के लायक नहीं है, इस कारण यहाँ लोगों का निवास कम है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो आंसर है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत व ज्वालामुखी पर्वत। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है वलित पर्वत। भूपर्पट्टी में पड़ने वाली वलय यानी उभार से निर्मित पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं। इसको को बना लेना है। तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, ये है भूपर्पट्टी, इसमें ये थोड़ा सा उभार आ गया है, उभार के कारण ये जो ऊपर पर्वत बना है इसको कहते हैं वलित पर्वत। और ये किस तरह से दिखता है, ये साइड में एक पर्वत का चित्र भी दे रखा है। अब वलित पर्वत कौन कौन से हैं पृथ्वी में वो जान लेते हैं। एशिया के हिमालय व अरावली, यूरोप के आल्प्स व यूराल, अफ्रीका के एटलस, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन व दक्षिण अमेरिका के इंडीज सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी पर्वत का नाम क्वेश्चन में आ सकता है, फिर पूछा जाएगा ये वलित है, भ्रंशोत है या ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसलिए आपको वलित के सारे नाम भी याद रखने हैं, भ्रंशोत के भी सारे नाम याद रखने हैं और ज्वालामुखी पर्वतों के भी सारे नाम याद रखने हैं। दूसरा पर्वत है भ्रंशोत पर्वत। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत का मतलब जैसे आप साइड में चित्र में इसमें देख सकते हैं कि ये हिस्सा नीचे धंस गया, मतलब ये एक भ्रंश बन गई, इस साइड में नीचे धंस गया, ये दूसरी भ्रंश बन गई। इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा ऊपर उठ गया है, ऊपर उठे हुए हिस्से को और इस पूरे पहाड़ को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अब इसमें जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसको उत्खंड भ्रंश, जैसे कि इस बी पॉइंट में है, इनके उठे हुए भाग को उत्खंड या इंग्लिश में होस्ट व धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश या इंग्लिश में ग्राबेन कहते हैं। तो धसे हुए भाग का नाम और उठे हुए भाग का नाम भी आपको याद रखना है इसमें। अब देखते हैं इनके उदाहरण। सी पॉइंट है, यूरोप की राइन घाटी व वासजेस पर्वत इसके उदाहरण है, मतलब भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है ये। तीसरा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी फूटने से बने पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, नाम से ही पता चल रहा है, ज्वालामुखी के कारण जो बने वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। उदाहरण है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, इसके उदाहरण है। और चित्र में आप देख सकते हैं, जब ज्वालामुखी का लावा इस तरह से फूटता है तो इस तरह से बाहर जमा होते होते एक शंकु के आकार की आकृति बना लेता है और इसी से ये एक तरह का पर्वत का रूप ले लेता है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, पर्वतों से हमें क्या लाभ होते हैं। मतलब पर्वतों के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, इनसे हमें फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा, पर्वत अपनी नदियों, हिम नदियों, झरनों आदि जैसे हिल स्टेशनों की सुंदरता के कारण बहुत उपयोगी होते हैं, है ना। मतलब इन सब चीज़ों से ये हिल स्टेशन बनाते हैं, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो ये उपयोगी साबित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, पर्वत जल के बड़े स्रोत होते हैं जिनसे कई नदियों का उद्गम होता है, मतलब ये हमें जल देते हैं। तीसरा पॉइंट है, पर्वतीय जल से सिंचाई व पनबिजली का उत्पादन होता है, ये भी पर्वतों का एक फ़ायदा है। फोर्थ है, पर्वतों से विभिन्न जंगली उत्पाद जैसे ईंधन, चारा, फल फूल आदि मिलते हैं। तो पर्वत में जो वन होते हैं उनसे भी हमें कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा ये कुछ पर्वतीय गतिविधियां हैं। पहली है पैराग्लाइडिंग,
इस तरह से होती है, ये पैराशूट ऊपर टांग करके फिर लोग इस तरह से कूदते हैं हवा से नीचे। फिर है हैंग ग्लाइडिंग, जिसमें खुद आप अपने आप को हैंग करके लटका करके इस तरह से उड़ते हैं। और फिर स्काइंग, जिसके स्केटिंग भी कहते हैं, इसमें आप पैरों पे इस तरह के स्केट्स बांध करके और फिर बर्फ़ में तेज़ी से दौड़ते हैं। रिवर राफ्टिंग, इसमें नदी के ऊपर इस तरह से राफ्टिंग यानी खुद नाव चला करके इस नदी के माहौल का लुत्फ़ उठाया जाता है। तो ये सारी गतिविधियाँ भी पर्वतों में होती है, इसी का ये अगला पॉइंट है। पाँचवा है, पर्वतों में आजकल पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, स्काइंग और रिवर राफ्टिंग गतिविधियाँ बहुत लोकप्रिय है, तो इसीलिए पर्वत काफ़ी महत्वपूर्ण होते जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पठार किसे कहते हैं? तो पठार का चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है इसे पठार कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की ऊपर उथली हुई ऊंची नीची भूमि को पठार कहते हैं, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। दूसरा पॉइंट है, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कई हज़ारों मीटर तक हो सकती है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पठार 100 मीटरों तक भी हो सकते हैं और कई हज़ारों मीटर की ऊंचाई तक भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है, इसको पठारों कर लेना है, ये सबसे पुराने पठारों में से एक है। फोर्थ है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो ध्यान रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट है, अफ्रीका का पठार वहाँ मिलने वाले सोने व हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अफ्रीका से सोना और हीरा मिलता है पठारों से। आठवां क्वेश्चन है, पठारों से हमें क्या लाभ होते हैं? जैसे पर्वतों के लाभ देखे थे, पठारों के लाभ देखते हैं। पहला लाभ, अधिकतर खनिज पठारों में दबे हुए मिलते हैं, तो एक तो ये खनिजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, जैसे भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज़ के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं, तो ये पठार है जो हमें इतने तरह के खनिज देता है, इसलिए पठार हमारे लिए लाभदायक है। तीसरा पॉइंट है, पठारी क्षेत्र की नदियाँ कई आकर्षक जलप्रपात यानी झरने बनाती है, जैसे कर्नाटक में जोग जलप्रपात व छोटा नागपुर में हुंड्रू जलप्रपात। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, मैदान किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, और चित्र में भी आप देख पा रहे हैं, समतल भूमि जो है ये मैदान कहलाती है। पृथ्वी की समतल भूमि को मैदान कहते हैं। अधिकांश मैदान नदियों के निक्षेपण द्वारा बने होते हैं, मतलब नदियाँ ऊपर से अवसाद बहा कर लाती हैं और उनको बिछा करके मैदानों का निर्माण कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैदानों का, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान व चीन में यांगत्से नदी के मैदान इसके उदाहरण है ना। भारत के तो लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो याद करना, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और चीन के यांगत्से नदी के मैदान इसी तरह के उदाहरण हैं। फोर्थ है, मैदान उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। जैसे पठार उपयुक्त थे खनिजों के लिए, ऐसे ही मैदान उपयुक्त हैं कृषि के लिए, ये ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट है, मैदान में सर्वाधिक आधुनिक सुविधाएं होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा सुविधाएं होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 10वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार व मैदानों में लोग कैसे निवास करते हैं? मतलब तीनों में तुलना करके देखनी है कि किस तरह से जीवन यापन होता है इन तीनों क्षेत्रों में। पहला पॉइंट है, विभिन्न स्थल रूपों में लोगों के जीवन यापन के तरीके भी अलग अलग होते हैं, मतलब मैदानों के लोग थोड़ा अलग तरीके से रहते हैं, पर्वतों के अलग तरीके से, पठारों के अलग तरीके से। अब कौन सरल कौन कठिन परिस्थितियों में जीता है वो देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन सर्वाधिक कठिन होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु कठोर होती है, मतलब पर्वत, पठार, मैदान का कंपैरिजन करें तो पर्वतीय जीवन सबसे ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु भी कठिन है, ज़मीन भी उबड़ खाबड़ है, सुविधाएं भी नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा कठिन जीवन पर्वतों का है। तीसरा पॉइंट है, पठारों का जीवन पर्वतों से सरल होता है, मतलब पठार जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है वो भी थोड़े कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन पर्वतों से वो सरल स्थिति में है और इनमें खनिजों की बहुलता होती है, तो इस कारण से यहाँ पर इनको रोज़गार ज़्यादा मिल जाता है, ये एक फ़ायदा एक्स्ट्रा है इनका पर्वतों से। नेक्स्ट पॉइंट है, मैदानों का जीवन पर्वतों व पठारों से ज़्यादा सरल, अच्छा व सुविधाजनक होता है, मतलब मैदान सबसे फ़ायदे वाली चीज़ें हैं पर्वतों से भी, पठारों से भी। पांचवा पॉइंट है, क्योंकि मैदानों में कृषि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब ये सभी आधुनिक सुविधाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? मैदानों में।
इसीलिए यहाँ का जीवन अच्छा भी है, सरल भी है और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा मैदानों में ही पाई जाती है। तो यहाँ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें। साथ ही आप हमारे इस पूरी बुक के सारे चैप्टर और उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा हमारे अन्य सभी कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।